पुंछ में 5 जवानों की शहादत के बाद से पूरे इलाके को सील किया गया है और आतंकवादियों की तलाश में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। घना जंगल होने की वजह से रात को सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया था, लेकिन इस बीच भी पूरे इलाके की घेरेबंदी कर दी गई थी। बताया गया कि आतंकी वहां जंगल में छिपे हैं, जिनकी तलाश में तमाम रास्तों को सील करके सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहा है। इस बीच वहां रुक रुक कर फायरिंग होने की भी जानकारी मिली है। दिल्ली में छठ पूजा पर बैन के खिलाफ बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। इसके लिए प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर अच्छी खासी तादाद में जुट गए, जिनके साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता और उत्तर पूर्व दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन उन्हें रोकने के लिए सीएम के घर के बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी, जिस पर ये प्रदर्शनकारी चढ़ गए और उसे पार करने की जिद पर अड़ गए। ऐसे में पुलिस को उन पर पानी की बौछार करनी पड़ी। दिल्ली बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त आप तस्वीरें देखें तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीएम आवास के बाहर की तस्वीरें हैं। पानी की बौछार करने का भी उन लोगों पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। कुछ प्रदर्शनकारी वहां से तितर बितर तो हुए, लेकिन कई ऐसे भी थे जो बैरिकेड से उतरे तक नहीं। इससे पहले इस प्रदर्शन में शामिल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के कई कार्यकर्ता हाथों में दिल्ली सरकार के खिलाफ तख्तियां भी लिए नजर आए। लेकिन इस पूरे हंगामे के दौरान अफरा तफरी तब मच गई जब बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को अस्पताल ले जाने की नौबत आ गई। बताया गया कि वो बैरिकेड पर चढ़कर विरोध जता रहे थे, तभी पुलिस ने पानी की बौछार शुरू कर दी। इसी दौरान वो बैरिकेड से नीचे गिर गए और बेहोश हो गए। इस घटना के बाद प्रदर्शन में शामिल कुछ कार्यकर्ताओं ने मनोज तिवारी को उठाया और वहां से उन्हें एक गाड़ी में सफदरजंग अस्पताल ले गए। इस बीच आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार को चेतावनी दी कि वो छठ पर लगी रोक को हटाए, नहीं तो ये प्रदर्शन बड़े आंदोलन की शक्ल ले लेगा। छठ पूजा का महापर्व अपनी तरफ से घाटों की सफाई करते हुए और व्यवस्थाएं करते हुए मनाएंगे। बताया गया कि इस घटना में मनोज तिवारी को हल्की चोटें आईं। इस विरोध प्रदर्शन के बाद दिल्ली में छठ पर्व मनाने पर राजनीति भी तेज हो गई। एक तरफ बीजेपी इस पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए केजरीवाल सरकार से लगातार मांग कर रही है, तो वहीं अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी और उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखकर छठ मनाने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की अपील की। असल में दिल्ली में DDMA यानी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पिछले साल की तरह इस साल भी सार्वजनिक जगहों पर छठ मनाने पर बैन लगा दिया। कोरोना संकट में दिल्ली के लिए DDMA ही सारे फैसले लेती, मतलब क्या कब बंद करना है, क्या खोलना है, और इस अथॉरिटी के अध्यक्ष उपराज्यपाल जबकि उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। दिल्ली में आतंकी साजिश का पर्दाफाश होने के बाद पुलिस भी सतर्क हो गई है। त्योहार के समय आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए पुलिस ने ऑपरेशन सतर्क शुरू किया, जिसमें ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों, मॉल, बड़े बाजारों में पुलिस ने अपनी चौकसी बढ़ा दी। साथ ही वहां सामान बेचने वाले दुकानदारों को भी सतर्क किया गया है। फेस्टिवल सीजन के टाइम में देखा जाता है कि जितने भी अनऑथराइज क्लस्टर्स हैं, जो कि झोपड़ी वाले कॉलोनीज हैं, वहाँ पे बहुत इजीली एंटी सोशल एलिमेंट और जो ये टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ करने वाले लोग होते हैं, बहुत इजीली बिना अपनी वेरिफिकेशन कराए अच्छे किराए देकर जल्दी से कमरा ले लेते हैं। तो इसमें सतर्क में हमारा जो एम रहा है वो रहा है कि ना सिर्फ कि पुलिस सतर्क रहे, पब्लिक भी सतर्क रहे। यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई 4 किसानों की अंतिम अरदास में पहुंची प्रियंका गांधी का विरोध हुआ। वहां उन किसानों की अंतिम अरदास हुई जिनकी मौत गाड़ी से कुचले जाने की वजह से हुई थी। इससे पहले प्रियंका उनके परिवार से मिल चुकी हैं, जिसके बाद वो उनकी अंतिम अरदास में भी शामिल हुई और मंच के सामने जमीन पर बैठी नजर आईं। लेकिन प्रियंका के वहां पहुंचने पर उनके विरोध में पोस्टर भी लगे, जिनमें 84 के दंगों का जिक्र करते हुए उनके लखीमपुर आने पर आपत्ति जताई गई। 84 के सिखों के नरसंहार के जिम्मेदार आज सिखों के जख्मों पे नमक न डाले। आप देख सकते हैं कि बाकायदा नाम से यहाँ पर लगाया गया है। इससे पहले यूथ कांग्रेस ने वीडियो शेयर किया और ट्वीट करके आरोप लगाया कि पुलिस ने प्रियंका के काफिले को लखीमपुर जाने से रोका। वीडियो में कुछ लोग पुलिस से धक्का मुक्की और बहस करते नजर आए। लखीमपुर खीरी में मारे गए 4 किसानों की अंतिम अरदास में उन किसानों के अलावा उस पत्रकार की तस्वीर भी रखी गई जिसकी हादसे में मौत हो गई थी। उधर लखीमपुर मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की 72 घंटे की रिमांड शुरू हो गई। खबर है कि पुलिस इस दौरान उनसे डिटेल में हर सवाल का जवाब मांगेगी, साथ ही वो उन्हें क्राइम सीन पर भी ले जा सकती है।
उसे उम्मीद है कि इस दौरान मामले से जुड़े कुछ बड़े सबूत मिल सकते हैं। यही नहीं, खबर है कि एसआईटी क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन कर सकती है, जिससे उसे यह पता चलेगा कि आखिर क्या और कैसे हुआ। खबर है कि पुलिस आशीष मिश्रा से मिली जानकारी के हिसाब से ही रिकंस्ट्रक्शन करेगी। पुलिस लाइन और जेल आमने सामने, आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहां पर तैनात है और इसलिए तैनात है कि आज आशीष मिश्रा की रिमांड बेसिस शुरू हो रही है, यानी रिमांड शुरू हो रही है। एसआईटी उनसे पूछताछ करेगी, जगह जगह ले जाएगी। त्योहारी सीजन में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत के लिए 3 अच्छी खबर सामने आई है। कोरोना संकट की वजह से पिछले साल आर्थिक तौर पर खासा नुकसान का सामना करने के बाद देश में अब हालात सुधरते दिख रहे हैं। आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अगले साल दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था के रूप में अनुमान लगाया है कि भारत में सबसे तेज आर्थिक वृद्धि दर होगी। तो वहीं सितंबर में खुदरा महंगाई दर भी गिरकर 5 महीने में सबसे कम रह गई, जबकि औद्योगिक उत्पादन भी अगस्त में बढ़कर 11.9% हो गया है। आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2022 और 2023 के लिए जारी अनुमान में भारत की विकास दर को दुनिया में सबसे तेज होने की बात कही है। इसके मुताबिक भारत अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ सकता है। भारत की विकास दर 9.5% तक पहुंच सकती है, जबकि अगले साल इसके 8.5% रहने का अनुमान है। इससे साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना की चपेट से बाहर निकल रही है। आईएमएफ के मुताबिक अमेरिका की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ 2021 में 6%, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था 2021 में 8% की दर से बढ़ सकती है। त्योहारी सीजन से पहले सरकार और जनता के लिए अच्छी खबर है। सितंबर में खुदरा महंगाई दर गिरकर 5 महीने में सबसे कम रह गई। अगस्त में 5.3% रही खुदरा महंगाई दर सितंबर में 4.35% रह गई। सरकार ने आंकड़ा जारी कर ये बताया है। इस बीच अगस्त के औद्योगिक उत्पादन में भी सुधार हुआ है। औद्योगिक उत्पादन अगस्त में बढ़कर 11.9% हो गया, जबकि जुलाई में यह 11.5% था। वहीं पिछले साल अगस्त में औद्योगिक उत्पादन नेगेटिव 7.1% रहा था। कुछ दिन पहले हुई चीन की हवाई घुसपैठ से बेखौफ ताइवान ने पूरे धूम धड़ाके के साथ अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया। इस महीने की शुरुआत से चीन की सेना के विमान रिकॉर्ड तोड़ संख्या में ताइवान की हवाई सीमा में घुस चुके हैं, लेकिन अपने नेशनल डे के जरिए ताइवान ने चीन को 2 टूक ये संदेश दिया कि वो उस पर कब्जा जमाने के सपने देखना बंद कर दे। और उसे ये चेतावनी देने के लिए ताइवान ने अपने राष्ट्रीय दिवस पर ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया कि चीन देखता ही रह जाए। पहले तो उसके सैनिकों ने अपना दमखम दिखाया और फिर ताइवान ने अपने हथियारों का पूरा जखीरा दुनिया के सामने उतार दिया। उसके भारी भरकम टैंकों की परेड निकाली गई और इसके बाद एंट्री मारी ट्रकों पर लदी ताइवान की स्वदेशी एंटी शिप मिसाइलों ने। जमीन के बाद ताइवान आसमान में भी अपनी ताकत दिखाने से नहीं चूका। उसके मिलिट्री हेलीकॉप्टर ताइवान के बड़े बड़े झंडे लेकर राजधानी ताइपे के आसमान में पहुंच गए। कभी फ्रांस में बने मिराज फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी, तो कभी अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमानों ने अपना जलवा दिखाया। अपने नेशनल डे पर ताकत की नुमाइश करके ताइवान ने साफ कर दिया कि वो चीन के आगे घुटने कतई नहीं टेकेगा, इसलिए वो उसकी तरफ आंख उठाकर देखे भी ना। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर है कि देश में अब किसी भी तरह का बिजली संकट नहीं होगा। केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक 5 दिन के कोयले का स्टॉक उपलब्ध है और सबसे बुरा समय बीत चुका है। उच्च स्तरीय सूत्रों के मुताबिक कोयले की सप्लाई में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगले 4 से 5 दिन में 1.5 मिलियन टन से 2 मिलियन टन तक सप्लाई पहुंचेगी। वहीं कोयला उत्पाद में कमी की वजह बताते हुए सरकार ने कहा कि अक्टूबर तक चली बारिश के कारण भी कोयले के उत्पादन में कमी आई है। वहीं केंद्र ने कोयला संकट के लिए राज्यों की तैयारी में कमी को भी जिम्मेदार माना। कोल इंडिया लिमिटेड का राज्यों पर 21,000 करोड़ का बकाया है। इसके बावजूद वो राज्यों को कोयले की सप्लाई जारी रखे हुए हैं। त्योहारों पर अलर्ट के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया, जिसका नाम अशरफ बताया जा रहा है। दावा किया गया कि वो पाकिस्तान का नागरिक है। कुछ दिन पहले अलर्ट जारी किया गया था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI त्योहारों पर भारत में धमाके करवा सकती है। माना जा रहा है कि अशरफ नाम के संदिग्ध के पकड़े जाने से उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। पुलिस ने उसे दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके से रात में गिरफ्तार किया और अगली सुबह उसे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया, जहां से उसे 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। वो जैसे ही गाड़ी से उतरा, मीडिया ने उसे घेर लिया
जिसकी वजह से पुलिस को उसे कोर्ट के अंदर ले जाने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ी। अदालत में ले जाते समय अशरफ नाम के संदिग्ध आतंकी का चेहरा ढका रहा। मीडिया के लोग चीख कर उससे सवाल भी पूछते रहे, लेकिन किसी सवाल का जवाब नहीं मिला। बताओ अशरफ, नवरात्रि पे क्या करने वाले थे? कहा जा रहा है कि करीब 1 महीने पहले यूपी और दिल्ली से गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकियों ने पूछताछ में अशरफ का नाम लिया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। जानकारी मिली है कि पिछले महीने गिरफ्तार हुए जिशान और उसामा ने अशरफ के बारे में पुलिस को बताया था, जिसके बाद से ही उसकी तलाश चल रही थी। कहा जा रहा है कि पुलिस को पता चला कि एक शख्स फर्जी पहचान पत्र के आधार पर दिल्ली में रह रहा है, जिसके बाद पुलिस रात में दिल्ली के लक्ष्मी नगर के रमेश पार्क इलाके में पहुंची और उसने वहां अली अहमद नूरी नाम से रह रहे अशरफ को पकड़ लिया। रमेश पार्क से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये आतंकी यहां पर फर्जी पहचान पत्र के आधार पर अली अहमद नूरी के नाम से रह रहा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे लोधी रोड पर बने स्पेशल सेल के दफ्तर लाई, जहां पुलिस ने उससे रात में ही पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने दावा किया कि अशरफ ने पूछताछ में अपने आतंक के प्लान से जुड़ी कई बातें बताई, जिनकी तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का रहने वाला अशरफ स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। वो दिल्ली के इलाकों में घूम रहा था और माना जा रहा है कि ऐसा उसने त्योहारों पर किसी बड़े हमले को अंजाम देने की नीयत से किया। इसकी गिरफ्तारी बड़ी अहम कही जा रही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का ये रहने वाला है और दिल्ली 6 के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इसने रेकी की थी। यही नहीं, कहा जा रहा है कि अशरफ के बताने पर कालिंदी कुंज के यमुना घाट से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को AK-47 समेत हमले का काफी सामान भी मिला। इसी इलाके से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची थी, इन्वेस्टिगेशन किया यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से बरामदगी हुई है। रात में गिरफ्तारी और सुबह पेशी के बाद पुलिस ने इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उसने कई ऐसी बातें बताई जो उसे संदिग्ध अशरफ ने पूछताछ के दौरान बताई थी। पुलिस ने बताया कि 40 साल का अशरफ भारत में 1-2 साल से नहीं बल्कि 15 साल से रह रहा था और इस समय उसका ठिकाना दिल्ली का लक्ष्मी नगर था, जहां वो पीर मौलाना बनकर रह रहा था। पुलिस ने बताया कि वो झाड़ फूंक करके लोगों की बीमारी ठीक करने का दावा किया करता था, लेकिन उसका असली मकसद कुछ और था। पुलिस को इस बात की पूरी आशंका है कि वो त्योहारों पर भारत को दहलाने के लिए रची गई बड़ी साजिश का हिस्सा था। इन्फर किया सकता है कि ये फेस्टिव सीजन में कोई ना कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कहीं होने वाली थी जो अवॉइड कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि वो पहले भी भारत में हुए कई आतंकी हमलों का हिस्सा रह चुका है। ये जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया में कई टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है। दावा किया गया कि ISI का इस बार का प्लान पुराने प्लान से अलग था, क्योंकि खबर है कि इस बार धमाका नहीं बल्कि लोन वुल्फ अटैक होने वाला था। मतलब ये कि इस बार आतंकी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में घुसते और फिर अंधाधुंध गोलियां चलाकर वहां से फरार हो जाते। जानकारी मिली है कि इसी वजह से यमुना घाट पर एक AK-47 और 60 कारतूस समेत एक हैंड ग्रेनेड और 2 पिस्तौल रखी गई। खबर है कि अशरफ पाकिस्तान का नागरिक है और उसे ISI ने दिल्ली समेत भारत के दूसरे इलाकों में हमलों के लिए ट्रेनिंग दी थी। यही नहीं, पता चला है कि पुलिस को उसके फोन से पाकिस्तान के कई नंबर मिले। इसके अलावा उसके बैंक अकाउंट भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि पिछले 15 साल में अशरफ ने दिल्ली में कई ठिकाने बदले। खबर है कि वो पुरानी दिल्ली के कई इलाकों में भी गया था। पुलिस को शक है कि वो उन जगहों की जानकारी जुटाने के लिए वहां गया था। पता चला है कि अशरफ ने अपना काम निकालने के लिए एक भारतीय महिला से शादी भी की थी और जब उसका काम हो गया तो उसने उसे छोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि उसके पास एक फर्जी पासपोर्ट और नकली पहचान पत्र भी है जो उसने बिहार से बनवाया था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से लोहा लेते हुए पंजाब के 3 जवान शहीद हुए थे। इनमें नायब सूबेदार जसविंदर सिंह कपूरथला के रहने वाले थे, नायक मनदीप सिंह गुरदासपुर के रहने वाले थे, सिपाही गज्जन सिंह रूपनगर के रहने वाले थे। आज सभी शहीद जवानों का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ होगा। पंजाब सरकार ने पुंछ में शहीद हुए पंजाब के तीनों जवानों के परिवार वालों के लिए 50-50 लाख की मदद का ऐलान किया है। साथ ही उनके परिवार के एक मेंबर को नौकरी देने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों से लोहा लेते समय सिपाही गज्जन सिंह शहीद हो गए थे। गज्जन सिंह पंजाब के रूपनगर के रहने वाले थे। आज गज्जन सिंह का अंतिम संस्कार होगा, जिसकी तैयारियों को देखने के लिए खुद SSP रूपनगर पहुंचे। बताया गया कि शहीद के अंतिम संस्कार में CM चरणजीत सिंह चन्नी भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਿਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਟਿੰਗ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ
ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਮੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुंछ में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही शिवराज सिंह ने दावा किया कि सभी आतंकवादियों का खात्मा किया जाएगा। ये आतंकवादियों की कायराना हरकत है और घाटी में भी जिस तरह की हरकत उनने की है उससे वो ये ना समझें कि वो आतंकित करने में कामयाब होंगे। देश आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष के लिए कमर कस चुका है और पहले भी आतंकवादियों को नेस्त नाबूद किया है, ये भी बचेंगे नहीं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के डीजी के पद पर हुई नियुक्ति का विवाद इतना बढ़ गया कि उसको खत्म करने की पहल खुद वहां के प्रधानमंत्री को करनी पड़ी। न्यूज़ 18 की नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि बीती रात इस मुद्दे पर इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुलाकात की और इस विवाद को ठंडा करने की कोशिश की। इस विवाद की वजह जनरल बाजवा के करीबी फैज हमीद को आईएसआई चीफ के पद से हटाना था, जिसकी वजह इमरान खान ने अपने करीबी को आईएसआई का प्रमुख बना दिया, जबकि फैज हमीद को पेशावर कोर का कमांडर बना दिया गया। फैज हमीद वही शख्स हैं जो काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान पहुंच गए थे और उन पर तालिबान सरकार के गठन में दखल देने का आरोप लगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की दुनिया भर में किरकिरी हुई थी। लिहाजा तालिबान की कुर्सी जमाने में व्यस्त रहने वाले फैज हमीद की ही कुर्सी चली गई, तो इसे बाजवा के लिए बड़ा झटका माना गया और ये काम किया खुद इमरान खान ने अपने हक का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि आईएसआई चीफ की नियुक्ति का अधिकार प्रधानमंत्री को है और इसी पावर का इस्तेमाल कर उन्होंने बाजवा के करीबी की ही कुर्सी छीन ली। इसके बाद जब बाजवा की नाराजगी की खबर आई तो इमरान इसे ठंडा करने के मकसद से उनसे मिलने पहुंच गए। इमरान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी ने इस मुद्दे पर सफाई दी कि सेना प्रमुख और पीएम के बीच किसी तरह का मतभेद नहीं है और इमरान ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकते जिससे पाकिस्तानी फौज की इज्जत कम हो। कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ ऐसा हरगिज कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान के जो सिपाहसालार हैं उनकी इज्जत में कमी हो। दिल्ली में अशरफ नाम के संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी के बाद राजधानी की भीड़भाड़ वाले बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। खबर है कि जिस संदिग्ध आतंकी को पकड़ा गया वो त्योहारों के मौके पर दिल्ली में किसी बड़े हमले की साजिश को अंजाम देने की फिराक में था, जिसे नाकाम करने के बाद भी सुरक्षा एजेंसियां कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। इसलिए दिल्ली के सभी बाजारों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई, जिसकी एक तस्वीर सरोजनी नगर मार्केट से सामने आई। वहां पुलिस और सुरक्षा बल के जवान बाजार में गश्त करते दिखाई दिए। इस दौरान हथियारों से लैस ये जवान सरोजनी नगर मार्केट की हर गली से गुजरे और चप्पे चप्पे की तलाशी ली। सतर्क में हमारा जो एम रहा है वो रहा है कि ना सिर्फ के पुलिस सतर्क रहे, पब्लिक भी सतर्क रहे। इतना ही नहीं, इस मार्केट पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों की भी मदद ली जा रही है। साथ ही वहाँ एक कंट्रोल रूम तैयार किया गया, जिसमें तैनात एक पुलिसकर्मी इन कैमरों के जरिए पूरे बाजार में हो रही हर गतिविधि पर नजर रखता दिखाई दिया। कमोबेश ऐसी ही चौकसी राजधानी के दूसरे बाजारों में भी दिखी। विधानसभा चुनावों से पहले जनता का मूड भांपने के लिए समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा यूपी में निकली। भतीजे अखिलेश की रथ यात्रा के दिन ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने भी सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकाली। लेकिन असली रंग तो कानपुर में दिखा, जहां अखिलेश की विजय रथ यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जबरदस्त भीड़ दिखी तो अखिलेश अपनी एयर कंडीशन बस की छत पर निकल आए और फिर नोटबंदी के समय जन्म लेने वाले कानपुर देहात के बच्चे ने उनकी यात्रा को समाजवादी पार्टी का झंडा दिखाकर आगे बढ़ाने का इशारा किया। रास्ते भर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए अखिलेश के बस की खिड़की जैसे ही खुलती, उन्हें गुलदस्ता लेने और उन पर फूल बरसाने की होड़ शुरू हो जाती। चुनावी बिगुल फूंकने के मकसद से निकली इस यात्रा से अखिलेश गदगद नजर आए। वहाँ किसान कुचले गए हैं, बल्कि कानून कुचलने की तैयारी थी, संविधान कुचलने की तैयारी है, इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। अखिलेश सड़कों से निकले तो कई कार्यकर्ताओं ने रंग जमाने के लिए नावों का सहारा लिया और पार्टी के झंडे लगाकर गंगा में जल यात्रा करने निकल पड़े। अखिलेश के काफिले को गुजरता देख जल यात्रा पर निकले समर्थक भी जोश से भर गए। बताया गया कि अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा कानपुर इलाके के 4 जिलों से होते हुए
एक दिन बाद कानपुर देहात में खत्म होगी। लेकिन इसी बहाने बीजेपी ने मुलायम कुनबे के सियासी कलह पर भी तंज कसा, क्योंकि इसी दिन इन्हीं मुद्दों को लेकर चाचा शिवपाल की भी यात्रा निकली। लेकिन भीड़ की वजह से अखिलेश की रथ यात्रा ज्यादा चर्चा में रही, जो कानपुर से हमीरपुर के रास्ते में भीड़ और समर्थकों के काफिले के साथ धीरे धीरे चलती रही। चूंकि साइकिल चुनाव निशान वाली यात्रा एयर कंडीशन बस से निकली, इसलिए बीजेपी ने इस पर निशाना साधा। एसी कमरे से निकल के वो एसी बस में यात्रा करने निकले हैं, तो उनको मुबारक हो। जिस वक्त अखिलेश की विजय रथ यात्रा कानपुर में निकली, उसी वक्त मथुरा से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव भी एक यात्रा पर निकल पड़े। इस यात्रा का नाम सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा दिया गया, जिसमें मुलायम सिंह यादव की तस्वीरें भी दिखीं। केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों के काम में तेजी लाने के लिए पीएम मोदी आज गति शक्ति योजना लॉन्च करेंगे। इस योजना के तहत केंद्र सरकार के 16 मंत्रालयों और विभागों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, ताकि सरकार की बड़ी योजनाओं के लिए सभी विभागों में एक दूसरे से तालमेल बैठाया जा सके। इस योजना के तहत एक वेबसाइट भी लॉन्च होगी, जिसमें केंद्र सरकार की 2024 तक की सभी बड़ी योजनाओं की पूरी जानकारी होगी, जैसे केंद्र के सभी प्रोजेक्ट, उन पर होने वाला खर्च, प्रोजेक्ट की तैयार होने की तारीख और उसके फायदे नुकसान की जानकारी बताई गई। और इसके जरिए किसी भी विभाग के बड़े प्रोजेक्ट के बारे में दूसरे विभाग को पता होगा, जिससे काम के जल्द पूरा होने और पैसों की बचत करने में मदद मिलेगी। इस योजना से रेल, सड़क और सिविल एविएशन समेत 16 मंत्रालय और विभाग जुड़ेंगे। अफगानिस्तान में लगातार उठ रही महिलाओं की आवाज दबाने के लिए तालिबान ने एक महिला विंग बना दी। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि तालिबान को अपने खिलाफ बेखौफ प्रदर्शन से अफगानिस्तान में विद्रोह की चिंगारी फूटने का डर सताने लगा। इसीलिए उन्होंने एक ताकतवर महिला विंग का गठन किया, जिसमें तालिबान लड़ाकों की पत्नियां, बहनें और बेटियां शामिल होंगी, जिनकी पहुंच सीधे वहां के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी और तालिबान के बड़े नेताओं तक होगी। खास बात यह है कि इसकी कमान उन महिलाओं को दी जाएगी जिनकी पढ़ाई भारत, चीन, ब्रिटेन या ईरान में हुई। यही नहीं, इनको सरकारी दफ्तर, स्कूल और कॉलेज जाने की छूट होगी, जबकि दूसरी महिलाओं को इसकी इजाजत नहीं है। बताया गया कि इस विंग की सदस्यों को कंदहार और कुनार प्रांत में 15 दिन की ट्रेनिंग भी दी गई, ताकि जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल सुसाइड बॉम्बर्स की तरह भी किया जा सके। और अब खबर है कि इनको आगे की ट्रेनिंग के लिए तुर्की और पाकिस्तान भेजने की तैयारी है। पुंछ में 5 जवानों के शहीद होने के बाद से पूरे देश में गुस्सा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। साथ ही पीएम मोदी से एक बार फिर पाकिस्तान को सबक सिखाने की अपील की। इस बीच कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से पाकिस्तान और अलगाववाद और आतंकवाद के लिए आक्रोश की लहर है, हम माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री साहब से अपील करते हैं कि जिस प्रकार से बार बार पाकिस्तान की नापाक हरकत यहाँ पे की जा रही है, एक बार पीओ के ऊपर निर्णायक लड़ाई, आर पार की लड़ाई की जानी चाहिए। जिस प्रकार आतंकवादियों ने घात लगाकर हमारे वीर जवानों पर हमला किया, वो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है और पाकिस्तान की ISI को और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय सेना कायर सेना नहीं है। भारतीय सेना उड़ी की तरह और जो एयर स्ट्राइक हुई थी बालाकोट के अंदर, उसी की तर्ज पर एक और हमला करके आपको इसका करारा जवाब देगा। RSS नेता इंद्रेश कुमार ने पुंछ में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी चेतावनी दी। भारत शक्तिवान देश है, अपने इंच इंच की हिफाजत करना जानता है और वह अपने जन जन के बलिदान को कभी जाया नहीं होने देगा। हर बलिदान यह भारत की सुरक्षा की गारंटी था, है और रहेगा। मैं चीन और पाकिस्तान को कहूँगा, वह एक सभ्य मित्र के रूप में और पड़ोसी के रूप में आए, ना कि वह एक हिंसक और विस्तारवाद और आतंकवाद के रूप में और दिखाई दें। मध्य प्रदेश के इंदौर में गरबे की एक कार्यक्रम में लव जिहाद की शिकायत मिलने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। बताया गया कि 2 दिन पहले कॉलेज में गरबा खेलने के लिए प्रशासन से 800 छात्रों के कार्यक्रम में जुटने की इजाजत ली गई थी, लेकिन आरोप है कि उससे ज्यादा लोग वहां पहुंचे।
जिसकी शिकायत मिलने पर प्रशासन की टीम ने वहां छापा मारा। वहां हजारों की तादाद में लोग देखे गए। ऐसे में उस कार्यक्रम को रुकवाया गया और पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 4 अल्पसंख्यक समुदाय से बताए गए। जो कॉलेज संचालक है उनके विरुद्ध 188 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। तो वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में गरबे के नाम पर लव जिहाद की साजिश रचने का आरोप लगाया। वहाँ पे लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए बड़ी मात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोग थे। आरोप तो ये भी है कि उस कार्यक्रम में सिर्फ छात्री नहीं, कॉलेज के बाहर के भी लोग शामिल हुए। बजरंग दल की शिकायत पर जब वहां छापा मारा गया तब वहां से बड़ी तादाद में लड़के और लड़कियां बाहर निकलते भी दिखाई दिए। पुंछ में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में शहीद जवान सरत सिंह यूपी के शाहजहांपुर के रहने वाले थे। सरत सिंह की शहादत की खबर सुनकर पूरा परिवार गम में डूब गया। इस बीच सरत सिंह के परिवार से मिलने डीएम इंद्र विक्रम सिंह उनके घर गए, परिवार के दुख में शामिल हुए। शहीद जवान सरत सिंह का पार्थिव शरीर आज उनके घर पहुंचेगा और कल पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। यूपी सरकार की तरफ से शहीद सरत सिंह के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार में किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इनका परिवार बहुत बहादुर है, मैं तो कहूँगा। इनकी मदर और इनकी माताजी और पिताजी से मैं मिला, इनके भाई से मैं मिला। उनको गर्व है इस बात पर कि उनका बेटा देश के लिए कुर्बान हुआ है। ये दुख तो होता ही है जब कोई परिवार से जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तत्काल इस पे 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। इसके अलावा जनपद में एक सड़क का नामकरण भी शहीद के नाम पर किया जाएगा। अब एक नए तूफान की आहट ने चीन की रातों की नींद उड़ा दी। अभी पिछले हफ्ते ही दक्षिणी चीन के हाइनान प्रांत से एक तूफान टकराया था और अब सुबह यह नया तूफान भी वहां आने वाला। लेकिन तूफान के धावा बोलने से पहले ही हाइनान से मीलों दूर बसे फुजान प्रांत में समंदर की लहरों की चाल तीखी दिखी। समुद्र में बुरी तरह उथल पुथल होती नजर आई। तूफान के जोर से हवा ने भी रफ्तार पकड़ ली। वैसे तो जहाजों को पानी से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन तूफान की वजह से लहरों और हवाओं ने ऐसा डबल अटैक किया कि समंदर में लंगर डाले 2 बड़े जहाज तक डोलने लगे। हाल ये हो गया कि उनमें फंसे लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजने पड़े और 58 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। यूपी के कौशांबी से डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक चलती कार में अचानक आग लग गई। आशंका जताई गई कि कार में ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने देखते ही देखते पूरी कार को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें कार आग की लपटों में घिरी नजर आई और उससे उठ रहा काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। आनन फानन में सड़क पर ट्रैफिक को रोक दिया गया और इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन जब तक दमकल कर्मी मौके पर पहुंचते तब तक वो कार जलकर राख हो गई। एक चलती बुलेरो में आग लग गई, जिसपे ड्राइवर और गाड़ी में सवार व्यक्ति उतर आए। किसी को कोई चोट नहीं लगी है। बीच सड़क पर जलती कार को देख मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। ये देख वहां पहुंची पुलिस ने इन लोगों को फौरन कार से दूर किया। बताया गया कि इस घटना के वक्त कार में करीब 7 लोग सवार थे, जो वक्त रहते गाड़ी से बाहर निकल आए। पुंछ में आतंकवादियों की तलाश में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों की तलाश में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच चल रही सियासी खींचतान के बीच प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया कांग्रेस विधायकों से बात करेंगे और इसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद वो हाईकमान को देंगे। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि के मौके पर पूजा की। साथ ही योगी ने लोगों को महाअष्टमी और महानवमी पर्व की शुभकामनाएं दी। आईएमएफ ने 2022 और 2023 के लिए अनुमान जारी करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत दिए हैं। आईएमएफ के अनुमान के मुताबिक 2022 और 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था 8 से 9.5% पहुंच सकती है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान के खिलाफ सिख यूथ नाम की एक संस्था ने जोरदार प्रदर्शन किया। एक दिन पहले पुंछ में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सेना के 5 जवानों की शहादत पर इन लोगों का गुस्सा फूटा। बताया जा रहा है कि पुंछ में लगने वाली भारत और पाकिस्तान की सीमा से कुछ आतंकी भारत में दाखिल हुए थे, जो जंगल में छिप गए थे और उन्होंने मौका मिलते ही जवानों पर हमला कर दिया था, जिसमें भारतीय सेना के 5 जवानों ने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। इसी हमले के विरोध में सिख यूथ नाम की संस्था के कुछ कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। उन्होंने पुतला फूंककर पाकिस्तान पर अपना गुस्सा जाहिर किया। पाकिस्तान! पाकिस्तान! इस बीच आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए 5 जवानों को राजौरी में सेना के एक अस्पताल में श्रद्धांजलि दी गई।
जिसके बाद शहीदों के पार्थिव शरीर उनके परिवार वालों को सौंपे गए। लेकिन आतंकियों से मुकाबले में शहीद मनदीप सिंह का पार्थिव शरीर जब पंजाब के गुरदासपुर में उनके घर पहुंचा, तब उनके घर वाले अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और फूट फूट कर रोने लगे। उनकी मां और पत्नी को तो संभाल पाना मुश्किल हो गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के रहने वाले शहीद सारद सिंह के घर पर भी ये खबर सुनते ही मातम पसर गया। लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरीके से हम लोगों से दूर चला जाएगा। वहीं यूपी सरकार ने शहीद के परिवार वालों को 50 लाख रुपए और उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने त्योहारों के सीजन के बीच एक नई साजिश रची है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि ISI ने एक बार फिर भारत में आतंकी हमलों का प्लान तैयार किया है। खबर है कि इस बार देश के कई बड़े शहर और भीड़ भाड़ वाले बाजार ISI के टारगेट पर हैं और उसने इन जगहों पर लंच बॉक्स के जरिए धमाकों की साजिश रची है। यही नहीं, ISI के इशारे पर कई आतंकी अलग अलग रास्तों से भारत में घुसपैठ की फिराक में जुटे हैं, जिसे देखते हुए सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट भी जारी किया गया है। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।